जय हिंद दोस्तों। आज हमारे यूपीएससी इकोनॉमिक्स कोर्स का सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है और जिसमें हम लोग मनी बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक्स जो आज इस यूनिट का मनी चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रेटजी को हम लोग कर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर देखें पर ईयर में यानी कि 2016 में कितने प्रश्न आए थे मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से, तो लगातार अगर देखें तो इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मेंस के जीएस मेंस में 1 2 3 अगर दोनों तीनों ईयर्स का हम बात करें 2016, 17, 18, तो इसका काफी कम वेटेज मिलता है। तो ये जो चैप्टर्स है बेसिकली प्रीलिम्स के बेसिक पॉइंट से हम बोलेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे उसका जो है कि कवर किया जाएगा। ठीक है, बजट में देखें तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जीएसटी वगैरह से जो है कि प्रीलिम्स में 3 4 4 1 इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं और मेंस में देखें तो इसमें कुछ इस तरह से 12.5 30 25, तो ये इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स में भी एवरेज क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इससे जो है कि मेंस में इससे सवाल आते हैं, तो इसका यूटिलिटी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो चैप्टर्स है यूनिट बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो उसमें जो है कि देखे तो 11 4 4 7 इस तरह से प्रश्न आते हैं। घट जो ट्रेंड से ये तो घट रहा, बट अभी भी इसका वेटेज अधिक है। ठीक है, और मेंस में देखे तो 25 0 30 इस तरह से कभी मतलब कभी कभार जो इसमें से ज्यादा प्रश्न पूछता है, कम पूछता है, लेकिन इसको हम वेटेज देके चलेंगे। उसके बाद है सेक्टर्स यानी जीडीपी, इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इससे अगर बात करें तो 4 8 3 8 का इस तरह का जो सवाल निकल के आते हैं इधर 4 साल में। उसके बाद मेंस में देखें तो यहाँ से सवाल बहुत अच्छे आते हैं, यानी कि 25 60 50 इस तरह से सवाल बनते हैं। तो ये जो सेक्टर्स जीडीपी, इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये अगर बोले तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से जो है कि ये काफी यूजफुल टॉपिक्स होगा, यूजफुल यूनिट्स है। फिर उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए 2 4 1 दिन इस तरह मतलब कभी सवाल इसमें से आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर उसका इस मेंस का देखे तो इसमें भी ट्रेंड हमारा जो है घट रहा है। ठीक है, और अगर इसमें देखे तो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से भी 3 4 6 2 इस तरह से सवाल जो है कि आते रहे हैं। फिर मेंस में देखे तो मेंस की यूटिलिटी से भी इस पे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। जैसे देखे 16 17 18 में जो है कि 50 40 60 इस तरह से सवाल जो है कि बनते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है मतलब यूनिट्स एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही बेहतर टॉप यूनिट्स होगा। तो यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स को, यूनिट्स को जो है इम्पोर्टेंस देते हुए हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक यूनिट 1 का मनी। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब आज से अगर पहले 1000 साल पहले की बात करें तो ट्रेड कैसे होता था। ट्रेड तो मतलब ट्रेड जब से मानव जो है कि मतलब सिविलाइज्ड होना शुरू किया तब से जो है कि व्यापार मतलब कि चालू हो गया था। ठीक है, इस बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि इसमें जैसे अगर आपको मतलब आपके पास अगर टमाटर है और आपको गेहूं चाहिए, तो किसी टमाटर टमाटर जिसको चाहिए होगा वो क्या करेगा, आपको गेहूं देगा और इस तरह से मतलब कि ये एक्सचेंज होकर के और दोनों की नीड को यहाँ पूरी होती थी। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज करके जो है कि ट्रेड होता था, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती, तो वो उसमें इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो इसमें किसी तरह की करेंसी की कोई नेसेसिटी नहीं थी। लोग मतलब इसमें किसी तरह का फेक करेंसी या मतलब किसी तरह का वो उससे कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज यानी कि इसमें जब तक जरूरी इसमें है कि जब तक दोनों को नीड
जैसे कि नहीं होती। जैसे सपोज दैट कि आपके पास टमाटर है, लेकिन अगर सामने वाले को जब तक टमाटर की आवश्यकता नहीं होगी तब तक वो आपसे एक्सचेंज नहीं करेगा। तो एक्सचेंज नहीं करेगा तो इससे क्या होता है कि बोल सकते हैं कि जब तक नीड नहीं होगी उसको भी टमाटर की, तब तक तो जो है कि वो सामान एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इससे क्या परेशानी, इससे क्या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं? तो इससे सर्चिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। यानी कि जिसको मतलब सपोज कि उसे अगर दाल चाहिए होगा और उसके पास गेहूं है, लेकिन अगर दाल अगर खोजना है तो उसके लिए सर्च करना पड़ेगा और सर्चिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके लिए खर्च करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हाई हो जाएगा। तो अब क्या है कि इस तरह का जो कमोडिटीज होता है जिसको एक्सचेंज करके हम अपने नीड को पूर्ति जो फुलफिल करते हैं, तो वो कमोडिटी भी परिसेबल नहीं है, यानी कि स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। सपोज कि अगर हमारे पास टमाटर है और उसको मतलब कि एक्सचेंज करके किसी से हमें गेहूं लेना है, तो अगर जब तक हमें गेहूं नहीं मिलती तो उसको स्टोरेज करके रखना होगा। और ये स्टोरेज तो पेरिसेबल नहीं है, क्योंकि ये कुछ दिन के बाद ये खुद ही जो है कि अपना वैल्यू लॉस कर जाएगा और मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे काफी नुकसान का मतलब कि बोल सकते हैं नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से कभी भी, और सपोज कि किसी तरह का स्पेशलाइजेशन की बात करें, जैसे सपोज कि फर्स्ट सेक्टर में जो है कि किसान क्या करते हैं, गेहूं जाते हैं या मतलब कुछ भी इस तरह का फार्मिंग वाला काम करते हैं, और सेकंड में हम बोले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो वो कुछ बनाता है कार्स वगैरह, और थर्ड सेक्टर है उसमें जो है सर्विस सेक्टर यानी कि कॉल सेंटर का काम करते। तो तीनों का नीड क्या है, तीनों का नीड अलग है। बट लेकिन अगर यहाँ पे बार्टर सिस्टम अगर होता तो क्या होता कि जब तक मतलब कि उसके पास गेहूं नहीं होगा, अगर टमाटर चाहिए उसको तो उसको गेहूं पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको टमाटर वो मतलब टमाटर वाले को गेहूं चाहिए तो उसके लिए तो उसको गेहूं चाहिए, वीट चाहिए एक्सचेंज के लिए। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होकर के होता है। ये मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम का, कि जब तक मतलब कि अगर किसी अगर एरिया में स्पेशलाइजेशन है लेकिन उसका वहां पे कोई मतलब कि नीड नहीं होता है, ये इंकरेज नहीं करता है किसी भी स्पेशलाइजेशन का या डिवीजन ऑफ लेबर के बात करें तो। उसके बाद बोले कि ये फंजिबिलिटी नहीं है। सपोज एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि आपके पास अगर एक डायमंड है, तो उस डायमंड को आप बेच करके क्या कर सकते हैं, एक रेसिंग हॉर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसी डायमंड को अगर 100 टुकड़े कर देते हैं, तो उस डायमंड को अगर 100 टुकड़े करते हैं तो उस डायमंड का क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसे हम एक रेसिंग हॉर्स नहीं खरीद सकते हैं। तो ये बोलेंगे कि ये फंजिबिलिटी है, यानी कि नॉन फंजिबल बोल सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम गोल्ड का एग्जांपल लेकर के बताएं, तो गोल्ड का अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 kg का ये अगर है, और उससे हम क्या कर सकते हैं कि एक रेसिंग हॉर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसी को हम मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े और मतलब कि गोल्ड का अगर केक बना करके वापिस से अगर उसको हम ये करेंगे, यानी एक्सचेंज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेसिंग हॉर्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड हमारा जो क्वाइंस होगा वो क्या होगा, फंजिबल होगा, यानी कि उसको हम सेम मतलब कि उसको इक्वल वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम ये जो डायमंड है उसको तोड़ करके और उसको इक्वल वैल्यू में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अनिल अंबानी जो बॉन्ड इशू करते हैं वो 10 रुपए का, ठीक है, शेयर्स इशू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी भी जो है कि एक शेयर इशू करते हैं 10 रुपए के, तो क्या ये भी हम बोल सकते हैं कि नॉन फंजिबल है? क्यों नॉन फंजिबल है? क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों का जो कंपनी है उसका वैल्यू तो अलग अलग है, उसका परसेंटेज तो अलग अलग है। इस तरह से हम बोलेंगे कि ये जो हमारा म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन जो है कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखें अगला जो है कि किस तरह से मनी हमारा इवोल्यूशन करता है, उसका टाइप्स कैसे चेंज होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी। उसके बाद इवोल्यूट करता है, डेवलप होता है। उसके बाद मेटेलिक मनी का युग आता है, जब मतलब गोल्ड कॉइन्स के बाद जो है कि सिल्वर कॉइन्स, फिर कॉपर कॉइन्स, और इस तरह से मतलब कि मोहर कॉइन्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है कि उसके बाद टोकन सिस्टम चालू होता है, जिसमें पेपर है या रिप्रेजेंटेटिव्स या फियाट मनी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मॉडर्न इरा है उसमें हम लोग बैंक मनी यानी कि डिपॉजिट मनी करते हैं, यानी उसमें क्या है कि करेंसी जो सरकार गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, आरबीआई ने इशू कर दिया, उसको हमने क्या किया, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको लीगल टेंडर मान लिया। आगे इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स डिफिनेशन है उसको भी बहुत क्लियरिटी के साथ समझेंगे कि क्या होता है लीगल टेंडर, फियाट मनी क्या होता है। उसके बाद हम देखें तो
क्रिप्टो करेंसी यानी कि अभी जो मॉडर्न ईरा है उसमें क्रिप्टो करेंसी का बहुत चलन बढ़ गया है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्चुअल करेंसी है, और उसको जो है कि यानी कि जिस तरह से कुछ जगह जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है, क्योंकि वहाँ पे जो करेंसी है उसको छापने का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए जो है कि किस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी जो है कि उसके हाइपर इन्फ्लेशन से निपटने में उसको मतलब हेल्प करता है। तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ है जिसको हम देखेंगे इस में। तो चलिए हम नेक्स्ट अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि कमोडिटी मनी में सपोज है कि जैसे उसका वैल्यू उसके बराबर होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अंतर्भूत मूल्य जो होना चाहिए कि उसके बराबर होना चाहिए किसी भी कमोडिटी मनी का। जैसे अगर हम आयरन नेल्स अगर जो है कि 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम अगर आयरन नेल्स को हम बेचेंगे तो उसके जो वैल्यू है उससे वैल्यू के बराबर हमें मार्केट से क्या हो जाएगा कि उससे पैसा मिल जाएगा। सपोज कोकोआ बीन्स है, वेल टीथ है, गोल्ड नगेट्स है। अगर गोल्ड को क्या, गोल्ड तो जिस तरह से प्रचलन में है इशू होता है, अगर गोल्ड को हम जैसे गवर्नमेंट को अगर हम वापस करते हैं तो गोल्ड का जितना वैल्यू होगा उससे हम उसके बराबर हमें करेंसी भी रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको बोलेंगे कि जो कमोडिटी मनी है ये कभी कभी पेरिसेबल्स है, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट प्योर, फॉरेनर्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ के लिए अगर सपोज कि कहीं ये बोल दे कि ये जो कोकोआ बीन्स है उसको हम लोग करेंसी की तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर सपोज कि अगर कहीं मार्केट में कुछ भी खाना है या खरीदना है तो उसके लिए हम कोकोआ बीन्स का नंबर का इस्तेमाल करेंगे, 10 15 20। अगर सपोज कि प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए आपको 10,000 कोकोआ बीन्स आपको पे कर रहे होंगे। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि कमोडिटी को मनी के तौर पे या करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में परेशानी ये है कि क्योंकि इसको अगर आप अगर मार्केट में वापस करते हैं तो या बेचते हैं तो उससे का वैल्यू के अनुसार आपको उसका जो मूल्य है वो आपको रिटर्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो मेटेलिक मनी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हाँ इसमें भी क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, यानी कि इसका जो बनने में जितना खर्च होता है और इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हैं कि सपोज कि आपके पास गोल्ड कॉइन्स है, तो गोल्ड कॉइन में जितना मतलब उसका वैल्यू दिया गया है तो उसको अगर हम मेल्ट करा दें तो मेल्ट कराने के बाद जो गोल्ड हमारा उससे क्या बनेगा, ज्वेलरी बनेगा या उसका तो वैल्यू क्या है, उसका जो फेस वैल्यू है उससे तो अधिक ही होगा गोल्ड का वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है कि ट्रस्ट है, इसमें बोल सकते हैं कि मेटेलिक मनी का जो है कि इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसमें एक चीज और क्या है कि पहले जो राजा महाराजा होते थे, ट्रेडर्स, व्यापारी और जो किंग्स होते थे, तो वो पहले गोल्ड कॉइन इशू करते थे, गोल्ड नगेट्स होता था तो उसको इशू करते थे। और क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेटिव था कि चलो इसमें जो है कि ये गोल्ड है तो गोल्ड का इस्तेमाल हो सकता है, उसका इस्तेमाल होता था, ठीक है, खजाने में। तो उस बाद में जो है कि इंडो ग्रीक किंग्स आए, तो इंडो जो ग्रीक किंग्स था तो उसने भी जो है कि गोल्ड कॉइन को इस्तेमाल किया। फिर कुषाण किंग्स ने जो है कि गोल्ड कॉइन इशू किया। बाद में गुप्ता जो है कि गोल्ड कॉइन इशू किया, लेकिन उसके बाद जो है कि उसमें आया कि दिल्ली सल्तनत किंग्स में एक क्या हुआ कि सिल्वर टंग का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो देखिए अगर इसमें एक चीज और हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा कि धीरे धीरे जो मेटेलिक्स मनी है यानी कि गोल्ड का जिस तरह से प्रचलन हुआ बढ़ा और ट्रेड में इसका इस्तेमाल होता था, फिर धीरे धीरे जो है कि इसका लेवल घटना शुरू हो गया। पहले जो है कि गोल्ड कॉइन से जो है कि ट्रेड किया जाता था, फिर क्या हुआ कि होर्डिंग चालू हो गया। होर्डिंग चालू होने के बाद क्या हुआ कि गोल्ड कॉइन्स का जो मतलब अमाउंट है वो भी घटना शुरू हो गया। तो उस वैसा ही वैल्यू उसको बता करके किसी मतलब दूसरे जैसे बोल सकते हैं कि सिल्वर कॉइन्स को इशू करना शुरू कर दिया। फिर सिल्वर का भी जो है कि उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू हाई था तो इस वजह से उसको भी होर्डिंग चालू हो गया। और इस धीरे धीरे क्या हुआ कि मोहर मोहर बोल सकते हैं कि मोहर उसका ना ही मतलब कि उस तरह से सर्कुलर था और ना ही मतलब गवर्नमेंट ने उसे इशू कर दिया उसके वैल्यू के बराबर, बट दे आर नॉट हैव देन दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू मोर देन देयर फेस वैल्यू, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हालांकि ये सब चीजें आपको नितिन सिंघानिया बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में अच्छे से दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं पेपर मनी। तो पेपर मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे तो नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका फेस वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसको हम
उसका जो बनने का यानी उसमें मटेरियल जो लगा है, और उसको अगर हम बाद में अगर इससे रिकवर करना चाहें उतना जो पैसा है इसके वैल्यू के बराबर तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक उसका जो बनने का खर्च है वो काफी मिनिमल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स आता है फियाट मनी, व्हाट इज फियाट मनी, तो देखिए फियाट मनी होता है जो इसको आप इशू कर सकते हैं क्वाइन करेंसी के फॉर्म में, उसको हम लोग फियाट मनी बोलेंगे। क्रिप्टो क्वाइन भी जो है कि आपका फियाट मनी होगा। ठीक है, जिसमें जो है सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट या क्वीन वगैरह इस जो पहले के थे या अभी भी जो है सेंट्रल बैंक जो इशू करती है ये क्वाइन, तो उसको बोलेंगे फियाट मनी। अब इसमें सबसे बड़ी गवर्नमेंट और आरबीआई, गवर्नमेंट भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर में जो है कि क्वाइनेज एक्ट यानी कि पावर ऑफ क्वाइनेज एक्ट के तहत ये भी क्या कर सकते हैं कि करेंसी इशू कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिमिटेशन है कि ये जितने भी क्वाइंस इशू करेंगे यानी कि वन ये जो मतलब क्वाइंस इशू करेंगे ये कितना तक 1000 तक क्वाइन इशू कर सकते हैं। और उसके बाद है कि पावर ऑफ क्वाइनेज एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है कि 1 रुपी नोट भी इशू करता है। लेकिन यहाँ पे सवाल आपसे ये है कि ये 1 रुपी नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी सिग्नेचर किसका होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का या मतलब गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का है, किसका होता है। तो उसमें जो है कि मतलब इसका सही उत्तर जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज यहाँ से देखेंगे कि आरबीआई जो है कि ये भी क्या करती है कि करेंसी नोट्स को इशू करती है करेंसी। लेकिन इसमें क्या है कि 1 रुपी नोट के बाद यानी कि जितना जो ऊपर का है यानी कि 2 से लेकर के और हायर वैल्यू तक जितना भी 10,000 बोल सकते हैं, तो वहां तक का जो करेंसी जो इशू होता है वो आरबीआई करती है, आरबीआई गवर्नमेंट करता है। तो यहाँ पे किस एक्ट के तहत या किस पावर के तहत जो ये क्वाइन और नोट को इशू करता है, तो इसके पास आरबीआई एक्ट के तहत जो है ये करेंसी इशू करता है। ठीक है, अब आते हैं कि फियाट मनी और ये जो भी मतलब कि होता है तो इसको आप ट्रांजेक्शन या डेट में इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे कंट्री में, इसलिए इसको फियाट मनी बोलते हैं। फियाट मनी तो पता चल ही गया कि जो करेंसी और कॉइन्स के फॉर्म में होता है उसको फियाट मनी बोलते हैं। लेकिन फियाट मनी लीगल टेंडर कब होता है, व्हाट इज लीगल टेंडर, तो लीगल टेंडर का मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि जो आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं या किसी भी तरह का सेटलमेंट करते हैं और वो बाइंडिंग है, कोई ये जो करेंसी है उसको लेने से एक्सेप्ट या रिफ्यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया लीगल टेंडर। अगर 5 रुपए का या 10 रुपए का अगर आपके पास सिक्का है और आप जाते हैं मार्केट में कुछ किसी चीज या सर्विस को लेने के लिए, तो उसके बदले में अगर आप पे करते हैं तो उसके पास कोई राइट नहीं है उसको रिफ्यूज करने का, तो इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, अगर वो किसी तरह से उसको जो है कि फेक न्यूज या किसी इसको मतलब ये रिफ्यूज कर देता है, तो उस पे जो है कि सेडिशन का केस चल सकता है, यानी सेडिशन राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है। तो ये हमने पेपर मनी को देख लिया। उसके बाद जो है कि फियाट मनी जैसे कहने का मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो वो जो कि 1000 का नोट हमारे पास क्या हो गया था, वो डिमोनेटाइज हो गया था। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जो पहले के गांधी सीरीज के नोट्स थे तो वो भी तो फियाट मनी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज नया टर्म क्या हो गया कि ये लीगल टेंडर नहीं होगा, यानी कि लीगल टेंडर नहीं था, इसका मतलब है कि आप जो मतलब कि लोग हैं वो मतलब लीगली बाइंड नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि अब वो इस चीज को मतलब कि नहीं ले सकते हैं या बैन हो चुका है इसका ट्रांजेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स है या बॉन्ड्स है, शेयर्स है या डिमांड ड्राफ्ट चेक्स, एटीएम्स, कार्ड्स, किराना कॉइन्स वगैरह वगैरह, तो ये सब भी क्या है कि फियाट मनीज नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कहीं भी इसको अपने सेटलमेंट्स के लिए या मतलब कहीं ट्रांजेक्शन के लिए इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ये कहीं भी आपको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर सकता है। कमरेटिव कॉइन्स क्या होता है कि जिसको जैसे कमरेटिव कॉइन्स बोल सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स को जो है कि बहुत सारे महापुरुषों के रेस्पेक्ट में जो है कि उसको इश्यू करती है। जैसे चिन्मयानंद के जो कॉइन्स के मतलब रेस्पेक्ट में जो है कि कॉइन्स इशू किया गया था 10 रुपी का, तो 10 रुपी का तो उसमें क्या था कि उसका वैल्यू 10 रुपी था और वो फियाट मनी तो बोल सकते हैं कि कॉइन्स और करेंसी के फॉर्म में, लेकिन उसका वैल्यू भी कितना था 10, परचेज वैल्यू भी जो है कि 10 था। तो इस तरह से उसको आप मार्केट में भी उसको मतलब सेटलमेंट्स के लिए या मतलब ट्रांजेक्शन के लिए आप उसको
दे सकते हैं और उस सामने वाला व्यक्ति वो किसी तरह से बाइंड है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। लेकिन कुछ मतलब होता है जैसे महाराणा प्रताप के जो मतलब रेस्पेक्ट में जो कॉइन इशू किया गया था तो वो 100 रुपी कॉइन था, लेकिन 100 रुपी कॉइन जो इशू किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उसमें क्या था कि उसका वैल्यू जो परचेस था वो अबाउट 3700 था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उस 100 रुपी कॉइन्स को जब आप गवर्नमेंट से खरीदते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा 3700। बट आप मार्केट में अगर जाते हैं तो पहली बात तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको रिफ्यूज कर सकता है। तो आप जब मार्केट में आप ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका वैल्यू 100 रुपी ही होगा। तो इतना मतलब कि किसको ये हो जाएगा कि मतलब जाकर के 3700 में खरीद करके उसको जो है मार्केट में 100 रुपी का ट्रांजेक्शन करेगा। तो ये तो समझ ही सकते हैं आप। तो ये कॉमरेटिव कॉइन्स होता है, यानी कि फियाट तो हो सकता है लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं होता है जब तक कि उसको गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई न कर दिया जाए। उसके बाद है कि ये जो मतलब कि एक चीज है फाइनेंस एक्ट 2017, इसमें 2 लाख तक हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कैश में। लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें आपका गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि पेनाल्टी लगाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका इंटायर अमाउंट ही उसको मतलब कि सीज कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि बैंक नोट्स है तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स तो है, लेकिन उसका भी कुछ बाउंडेशन है, यानी कि आप 2 लाख से नीचे का जो है कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड में अगर जाइएगा तो आपको इनकम टैक्स, यानी कि आपको एक या तो आपको बाय चेक के माध्यम से या किसी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बैंक मनी, डिपॉजिट मनी क्या होता है। बैंक मनी में देखिए कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन उसको हम आज क्लियर करेंगे। जैसे कि 3 पार्टी होता है चेक में, एक जो सेंडर होता है जिसको ड्रावर बोलते हैं, और जो बैंक होता है उसको बोलेंगे ड्रावी, और जो जिसको जो रिसीव करता है मनी उसको बोलते हैं पे। ठीक है, अब इसमें जो है कि चेक्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है नॉट विथड्रॉन इन 3 मंथ्स। देखिए एक होता है स्टेल। स्टेल में क्या है कि उस चेक का 3 महीना के अंदर में आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप निकाल सकते हैं। दूसरा है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक डेट के बाद ही आप उसको मतलब कि निकाल सकते हैं या ट्रांजेक्शन हो सकता है उस चेक से। फिर है एंटी डेटेड। एंटी डेटेड, इस एंटी डेटेड टाइप का चेक जो होता है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि उस चेक को हम एक स्पेसिफिक डेट के बिफोर में ही उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए। उसके बाद है ओपन बियरर चेक्स। उसमें अगर सपोज कि आप अगर किसी पेई के लिए साइन करते हैं तो वो क्या होगा कि उसे कोई भी जो है कि इनकैश कर सकता है उस चेक को। लेकिन अगर उसमें हम क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग का मतलब होता है चेक पे कि जो पेई होगा केवल वही रिसीव कर सकता है। चलिए आईएफएससी कोड क्या होता है, तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। एक मतलब 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होता है जो बैंक ब्रांच के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे सपोज कि आप किसी एरिया में रहते हैं तो पिन कोड उसी तरह से आपको डिफाइन करता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। MICR कोड क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ये भी एक 9 डिजिट कोड होता है जो आयरन ऑक्साइड इंक से जो है कि लिखा होता है, और ये बेसिकली जो है कि स्कैनिंग पर्पस के लिए होता है। फिर उसके बाद NPCI CTS जो 2010 में चलता है। तो इसमें चेक ट्रांकेशन सिस्टम आता है जिसमें क्या स्कैनिंग कर लिया जाता है चेक को इलेक्ट्रॉनिकली। और इससे क्या होगा कि मतलब बैंकिंग जो होगा वो फास्ट क्लियरेंस होगा, ताकि जो है कि इसके लिए, और तब जो है कि MICR का जो आउटडेटेड हो चुका है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो डिमांड ड्राफ्ट का मतलब सीधा होता है कि जैसे चेक में क्या होता है कि एक आफ्टर ए सर्टेन पीरियड्स वो जो है कि आउट डिसऑनर हो सकता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी बैंक जो है कि उसको पे कर दिया होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो उसमें ये मतलब बोल सकते हैं कि जो सेंडर होता है वो ऑलरेडी अमाउंट को पे कर दिया होता है, इसलिए डिसऑनर नहीं हो सकता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे एक तरह का बोल सकते हैं, अगर जैसे कि आपके बैंक में सपोज कि पैसे नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो भी जो है कि इसमें फैसिलिटी होता है कि आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, और लोन ले सकते हैं अबाउट मतलब कि किसी तरह से 10,000 5,000 या, तो एक एग्जांपल के तौर पर समझें कि जो ये प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो खुला था तो उसमें कुछ फैसिलिटी था इसी तरह का, जिसमें वो बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था। अगर मतलब अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है तो उसके उस कंडीशन में आपको 10,000
को 10,000 मनी आप उसमें से क्या कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, फैसिलिटी उसमें था। ये बाकी हम जो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में और डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। तो देखिए डिजिटल पेमेंट्स है आजकल जो जिस तरह से गूगल पे और फोन पे वगैरह इस तरह से जो डिजिटल पेमेंट जो चल रहा है, तो इसमें एक क्या होता है कि एक वेब प्लेटफॉर्म जो होता है एक बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर में। तो इससे क्या होता है कि सारे जो डाटा मैनेजमेंट है और ब्रांचलेस बैंकिंग का जो डाटा होता है सारा वो सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। उसी तरह का कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे कि फिनाकल है जो इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है, फिर बैंक सीएस है जो टीसीएस के द्वारा बनाया गया है, और आरबीआई जिसको इस्तेमाल करती है ई कुबेर। तो ये आपका मतलब कि एक डाटा को सेंट्रलाइज किया गया है ताकि ब्रांचलेस बैंकिंग हो सके। तो दोस्तों आज मतलब कि हमने ये सीखा कि बैंकिंग मनी डिपॉजिट, पेपर मनी, मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी, मनी इवोल्यूशन, और इस तरह से हमने देखा कि कितना वेटेज है इसका प्रीलिम्स में और इस तरह से। तो ये आपको कुछ यहाँ पे मतलब कि आइडिया लग गया होगा कि जो मैं यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वाकई में ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, आप खुद जज कर सकते हैं। बाकी जो है मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो जो है कि बनाऊंगा, मेरा जो पेस होगा, जो मीडियम होगा टीचिंग का, तो इसी तरह का कुछ होगा, ठीक है। बहुत ही मतलब कि लूसिड वे में हम चलेंगे। और बहुत अगर आपको किसी तरह का यहाँ पे कंसेप्ट को समझने में अगर कहीं भी माइनर सा भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे। और बाकी एक चीज आपसे मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ताकि मैं जो है कि ये जो लेक्चर सीरीज में स्टार्ट किया हूँ यूपीएससी इकोनॉमिक्स होल कोर्स का, तो उसका आप भरपूर फायदा उठा सके, और जो हमारे सराउंडिंग्स में जो फ्रेंड्स हैं, सर्किल हैं, उनको भी जो है कि आप शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो। तो तब तक के लिए जो है कि हम अगले जो लेक्चर 3 है उसमें हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। क्या होता है कि